गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से। यह विषय सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर से संबंधित है। आज हम सैम्पलिंग मेथड अथवा निदर्शन पद्धति या प्रणाली पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं अथवा एक अच्छे निदर्शन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। निदर्शन के संबंध में हम देखेंगे कि कुछ को परख करके संपूर्ण के विषय में अनुमान लगाने की पद्धति को ही निदर्शन पद्धति कहा जाता है। हम इस पद्धति का प्रयोग अपने सामान्य जीवन में करते हैं। जैसे कई बार जब हम राशन की दुकान में जाते हैं और अगर हमें चावल लेना होता है तो हम चावल का थोड़ा सा भाग अपने हाथ में लेते हैं और उसी को ही देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि चावल की क्वालिटी क्या है, या चावल अच्छा है या बुरा है, खाने योग्य है या नहीं। अर्थात हम संपूर्ण में से कुछ भाग के आधार पर ही हम अध्ययन करते हैं। इसी विधि को निदर्शन पद्धति कहा जाता है। इस संबंध में फेयरचाइल्ड ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार निदर्शन पद्धति वह पद्धति या प्रणाली है जिसके द्वारा एक समय विशेष में निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों अथवा निरीक्षणों को निकाला जाता है। बोगार्ट्स के द्वारा कहा गया कि निदर्शन पद्धति एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का ही चुनाव निदर्शन है। अर्थात उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निदर्शन पद्धति को हम यह समझ सकते हैं कि निदर्शन वह प्रणाली है जिसमें समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों का चयन कर लिया जाता है जो समग्र वस्तु या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता हो। गुड्डे हार्ट ने इसे परिभाषित किया और कहा कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से विदित है, एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधित्व है। इसी क्रम में श्रीमती यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का एक अति लघु रूप है जिसमें से निदर्शन को प्राप्त किया जाता है। अर्थात उपर्युक्त परिभाषाओं का सर्वांगीण पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ही हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निदर्शन संपूर्ण या समग्र का वह छोटा भाग है जो अपने इस छोटे रूप में भी संपूर्ण या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः निदर्शन समग्र से छोटा है। इस समग्र से किसी भी भाग को निदर्शन नहीं मान सकते। निदर्शन समग्र के केवल उस भाग को ही कहा जा सकता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है अथवा जिसमें समग्र की विशेषताएं पाई जाती है। कुछ अथवा थोड़ी सी इकाइयों को ही विशाल समूह का प्रतिनिधित्व क्यों माना जाता है। यद्यपि सामाजिक तथ्यों से भौतिक पदार्थों की तुलना में एकरूपता कम देखने को मिलती है, तथापि मूल रूप से इन विभिन्नताओं के रहते हुए भी अनेक तथ्य समान हैं। उदाहरण स्वरूप प्रत्येक श्रमिक एक दूसरे श्रमिक से बुद्धि, स्वास्थ्य, स्वभाव, आयु, वर्जन आदि से भिन्न होता है, तथापि मूल रूप से इन विभिन्नताओं के बावजूद उनमें अनेक बातें समान होती हैं। अतएव कुछ श्रमिकों के अध्ययन से जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं
उन्हें ही संपूर्ण समूह श्रमिक समूह पर लागू कर सकते हैं। वास्तव में तथ्यों का एकरूपता का वह आधार है जिसके द्वारा कुछ चुनी हुई इकाइयां ही निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि माना जाता है। इस पद्धति में समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव इस प्रकार होता है कि समग्रता का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर हम समग्र के कई वर्गों में विभक्त कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ग में से पर्याप्त व उचित संख्या में इकाइयों को चुन सकते हैं। इस प्रकार चुनी इकाइयों द्वारा समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करना संभव होगा। इस प्रकार प्रतिनिधि पूर्ण चुनाव की संभावना को ही हम निदर्शन का महत्वपूर्ण आधार मान सकते हैं। एक अच्छे निदर्शन की कुछ विशेषताएं आवश्यक रूप से निम्न है। जैसे निदर्शन को एक उचित प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, उसमें असत्यता नहीं होनी चाहिए। सही प्रतिनिधित्व निदर्शन को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे पहला, समग्र की इकाइयों में एकरूपता देखकर। दूसरा, निदर्शन के चुनाव में उपयोगी प्रणाली अपनाकर। अतएव हम समग्र में विद्यमान समस्त वर्गों को ध्यान में रखते हुए निदर्शन को चुनना चाहिए और साथ ही अध्ययन विषय की प्रकृति, क्षेत्र आदि पर विचार कर निदर्शन प्रणाली को अपनाना चाहिए। दूसरी प्रमुख विशेषता है, अच्छे निदर्शन की दृष्टि से निदर्शन का आकार भी पर्याप्त होना चाहिए। निदर्शन उचित आकार का होना चाहिए जिससे प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन हो सके। उदाहरण स्वरूप 10,000 विद्यार्थियों में से केवल 10 विद्यार्थियों का चयन निदर्शन का पर्याप्त आकार नहीं है, क्योंकि 10,000 विद्यार्थियों की विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व 10 विद्यार्थी नहीं कर सकते। अतएव निदर्शन का आकार कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए जिससे वास्तविक परिस्थिति का उचित मूल्यांकन सावधानी और सुविधापूर्वक हो सके। तीसरा विशेषता यह है कि अच्छे निदर्शन में निष्पक्षता होनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण निदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता। निदर्शन का चुनाव करते समय अनुसंधानकर्ता को न तो इतनी रुचि के अनुसार महत्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव करना चाहिए और न ही महत्वहीन इकाइयों को त्याग देना चाहिए। निष्पक्ष निदर्शन से ही अध्ययन में वास्तविक निष्कर्षों की आशा की जा सकती है। अनुसंधानकर्ता को निदर्शन के चयन में स्वार्थ, पूर्वधारण, मूल्य, आदर्श आदि को पृथक रखना चाहिए। उसमें उकताहट भी नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी में कुछ इकाइयों को ध्यान से दूर रहने की संभावना रहती है। इस प्रकार निदर्शन की पांचवी विशेषता यह है कि अच्छे निदर्शन को सामान्य ज्ञान व तर्क पर आधारित होना चाहिए। केवल नियमबद्ध होकर निदर्शन का चुनाव नहीं करना चाहिए। नियमों से आबद्ध होने पर अच्छे निदर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए निदर्शन में समग्र की प्रमुख विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए अनुसंधानकर्ता को सामान्य ज्ञान व तर्क का उपयोग करना चाहिए। सामान्य ज्ञान व तर्क अच्छे निदर्शन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। छठा विशेषता यह है कि अच्छे निदर्शन को व्यवहारिक अनुभवों के उपयोग पर आधारित होना चाहिए। यदि किसी अनुसंधानकर्ता का निदर्शन अन्य अनुसंधानकर्ताओं के व्यवहारिक अनुभवों के उपयोग पर आधारित रहता है तो उसमें अच्छे निदर्शन को प्रोत्साहन एवं विकास मिलता है। अतः अनुसंधान को निदर्शन का चुनाव करते समय व्यवहारिक अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। अर्थात निदर्शन पद्धति वह प्रणाली है जिसमें प्रतिनिधित्वपूर्ण
निदर्शन का चयन होता है। अध्ययन को वैश्विक बनाने के लिए निदर्शन के चयन के लिए कुछ प्रणालियाँ ग्रहण की जाती है। अतः निदर्शन के चयन की प्रमुख प्रणालियाँ निम्नलिखित है। जैसे पहला दैव निदर्शन प्रणाली, दूसरा वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली, तीसरा सविचार निदर्शन प्रणाली। पहले दैव निदर्शन प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह निदर्शन प्रणाली की वह प्रणाली है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाइयों को चुनने का अवसर मिलता है। इस प्रणाली में अभिनति, पक्षपात, विचारपूर्वक चुनाव की संभावना नहीं रहती। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत इच्छा अथवा उसके व्यक्तिगत निर्णय से पूर्ण स्वतंत्र रहती है। इसलिए समाजशास्त्री इसे दैव निदर्शन प्रणाली कहते हैं। निदर्शन के चुनाव का आधार दैव योग रहता है। इस संदर्भ में जेसी चतुर्वेदी कहते हैं कि दैव निदर्शन में किसी भी एक इकाई को चुने जाने की का वह अवसर होता है जो किसी अन्य इकाई का होता है। इस संदर्भ में पॉटन ने कहा है कि दैव निदर्शन का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जबकि चुनाव की पद्धति समग्र के प्रत्येक व्यक्ति या इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर का आश्वासन देती है। चूँकि निदर्शन में प्रत्येक वर्ग तथा तत्व का प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होता है, इसलिए दैव निदर्शन प्रणाली को समानुपातिक निदर्शन भी कहा जाता है। अनुसंधानकर्ता को दैव निदर्शन की विधियां पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अतएव हमें उन विधियों का विश्लेषण करना चाहिए। दैव निदर्शन चुनने के प्रमुख तरीके हैं, जैसे लॉटरी विधि, दूसरा कार्ड अथवा टिकट विधि, तीसरा अनियमित अंकन विधि, चौथा नियमित अंकन विधि, पांचवा ग्रिड विधि, छठवां टिपेट विधि आदि। इस प्रकार की विधियों के आधार पर निदर्शन दैव निदर्शन के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। दूसरी निदर्शन प्रणाली है स्तरित निदर्शन अथवा वर्गीकृत निदर्शन। स्तरित प्रतिदर्श अथवा वर्गीकृत प्रणाली के संबंध में सिन पाओ यंग ने लिखा है कि स्तरित निदर्शन का अर्थ है समग्र में से उप निदर्शनों को लेना जिनकी समान विशेषताएं हैं, जैसे खेती के प्रकार, खेतों के आकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा स्तर, आय, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि। उप निदर्शनों के अंतर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर प्रारूप या श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार निदर्शन का चुनाव करने के लिए अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम समग्र की सभी विशेषताओं के बारे में एक प्राथमिक जानकारी प्राप्त करता है। इस जानकारी के आधार पर वह समग्र में से कुछ वर्गों या उप निदर्शनों को विभक्त कर लेता है, जिससे प्रत्येक वर्ग समग्र के केवल एक ही गुण जैसे शिक्षा स्तर, आय, धर्म, सामाजिक वर्ग, लिंग आदि का प्रतिनिधित्व करे। दूसरे शब्दों में समान लक्षण या विशेषताओं के आधार पर समग्र की इकाइयों को विभिन्न उप विभागों या वर्गों में विभाजित करके सर्वप्रथम समग्र में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया जाता है। समग्र की विशेषताओं को देखते हुए ही तथा अनुसंधान की समस्या को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ता सरलता से यह तय कर सकता है कि किस आधार पर और कितने वर्गों में विभक्त किया जाए। इसी प्रणाली को स्तरित प्रतिदर्श प्रणाली अथवा वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली कहा जाता है। निदर्शन का तीसरा प्रकार सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन है। निदर्शन की
इस प्रणाली को उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन प्रणाली कहते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की दृष्टि में रखकर समग्र में से इकाइयों का चयन करता है। इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता ही प्रधान होता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। एडोल्फ जेनसन ने लिखा है कि सविचार निदर्शन का अर्थ है इकाइयों के समूहों की एक संख्या को इस प्रकार चुनना कि चुने हुए समूह मिलकर उन विशेषताओं के संबंध में यथासंभव वही औसत अथवा अनुपात प्रदान करे जो कि समग्र में है और जिनकी सांख्यिकी जानकारी पहले से ही हो। अतः अनुसंधानकर्ता समग्र की सब इकाइयों की विशेषता से परिचित रहता है। उद्देश्यपूर्ण चुनाव भी तभी संभव होता है। इस प्रणाली का मुख्य आधार उद्देश्यों की पूर्ति है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत पक्षपात की अधिक संभावना रहती है क्योंकि चुनाव उद्देश्यपूर्ण होता है। धन्यवाद।